कहानी का आगाज। वो रोज की तरह आज भी छत पर खड़ी सड़क पर नजरें जमाए हुए थी जब इसे वो कपल आते दिखाई दिया जो रोज रात को वॉक के लिए वहां से गुजरता था। इसकी कोई जान पहचान तो नहीं थी उन लोगों से, मगर उन दोनों मियाँ बीवी की एक दूसरे के लिए मोहब्बत चाव था जो इसे रोज छत पर खींच लाता था। वो उनके आने से पहले छत पर आकर खड़ी हो जाती थी। उन दोनों मियाँ बीवी के गुमान में भी नहीं होगा कि कोई यूं उनके इंतजार में होता है। उसे उनको देखकर अजीब सी खुशी होती थी और इस बात की तसल्ली भी कि अभी भी हलाल रिश्ते में मोहब्बत लिहाज होता है। वो यूं ही हर रात मुंडेर पर अपने बाजुओं पर सर रखे उन्हें तकती रहती कि बातें उसकी समातों तक नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन मोहब्बत से सरशार टहलते दो वजूद आंखों को खीरा किए देते थे। मोहब्बत हलाल हो तो साथ भी नसीब हो ही जाता है। भला अल्लाह मोहब्बत करने वालों को अलग क्यों कर करेगा? उसने उन्हें देखते हुए सोचा, शायद मुझे भी तुम्हारा साथ नसीब हो जाए। आज को अल्फाज का जामा पहनाते हुए वो खुद से बोली थी। वो जोड़ा आंखों से ओझल हो गया तो वो मुंडेर से पीछे हटती छत से जाने के लिए मुड़ गई। अब वहां किसको देखना था? वो साथ रहा था तो एक आंख नहीं भाया था, अब नहीं था तो आंखें उसकी मुतलाशी थीं। पास था तो कभी मोहब्बत का एहसास नहीं जागा था, अब जब नहीं था तो उससे नफरत होने का भरम भी छनाके से टूट गया था। वो हमेशा की तरह आज भी लेट ही घर आया था, थका थका वजूद यूं जैसे मनोमन बस अपने कंधों पर लिए हुए हो। बोझल कदमों से चलता अपने कमरे की जानिब बढ़ने ही लगा था जब रुबाब को सामने बैठा देखकर ठटका और फिर रुक गया। हाथ में पकड़ा बैग उसने एक जानिब मेज पर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो बड़ी गौर से उसका जायजा लेने लगी। अरहान, आखिर कब तक तुम अपने साथ यही रवैया रखोगे? अगर तुम्हें उसके बगैर यूं ही जिंदगी गुजारनी थी, अगर नहीं रह सकते थे उसके बगैर, तो उसे क्यों जाने दिया? रुबाब उसकी बहन थी, वो कैसे उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर सकती थी? उसने इजाजत तलब भी कब की थी? वो कहती तो उसे रोक लेता। वो गम को तो छुपा गया मगर शिकवे को जुबान पर आने से रोक नहीं पाया था। क्या नहीं था उन अल्फाज में? शिकवा, दर्द, जख्म दिल की तड़प, सब तो था। बस कोई नहीं था तो वो जिसके लिए ये अल्फाज थे, जिसके लिए ये एहसासात थे। वो उसकी बातों से उसकी तकलीफ का बाखूबी अंदाजा लगा सकती थी। उसने जाने की ख्वाहिश भी तो नहीं की थी ना रहान। जाने वो कब से उनके बीच आए फासले को समेटने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार उसकी हर कोशिश बेसुध ठहरती थी। उसने रुकने में भी तो खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसने तो एक पल को मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे बताना तक भी गवारा नहीं किया। वो जिसके लिए यहाँ थी, जब वही नहीं तो फिर वो क्यों रुकती? इस बात का एहसास कि उसकी जिंदगी में उसकी कोई खास अहमियत नहीं थी जिसे वो दिलो जान से अपना मान बैठा था, उसके गले में करवाहट भर गई। रुबा बस उसे देखती रह गई, नाचार, बेबस। चलो मैं चेंज कर लूं, उसे खामोश देखकर अरहान ने कहा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आखिर तुम दोनों में इतनी अना क्यों है? बेवकूफ, वो उसकी पुश्त को देखते हुए बड़बड़ाई थी। जब से वो गई थी अरहान की जिंदगी में काफी बदलाव आ गया था। उसके जाने के साथ महज अरहान की जिंदगी में खला ही पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था। रातों को देर से घर आना, ज्यादातर वक्त दफ्तर में गुजारना, पहले जो वो हर वक्त मुस्कुराता रहता था वो मुस्कुराहट अब बहुत तगोदोग करने के बाद भी उसके चेहरे पर कहीं नहीं मिलती थी। उसने तो हकीकतन उसके जाने का रोक दिल से लगा लिया था। वो ऐसा तो नहीं था, या शायद वो उसके लिए हमेशा से ही ऐसा था, मगर कभी किसी को भनक लगने नहीं दी थी, उसे खुद को भी नहीं जब जा चुकी थी। तो सीढ़ियां उतरकर घर के निचले हिस्से में आई और आखिरी सीढ़ी के इख्तिताम पर पहुंचते ही उसको किचन में हसन खड़ा दिखाई दे गया। वो उसके पास चली आई। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था आप इतने सुघड़ बेटे हैं, अरेबिया शेल्फ पर बैठते हुए बोली थी। हसन कॉफी बनाते हुए उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तो फिर क्या प्लान है? उसने कॉफी कप में उंडेलते हुए पूछा। कुछ नहीं, कॉफी पीकर बस सोऊंगी। रैबिया ने अपना कॉफी का कप उठाते हुए बड़े आम से अंदाज में कहा तो हसन ने अपना माथा ही पीट लिया। लड़की, मैं तुमसे तुम्हारी आने वाली जिंदगी के बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने फिर आगे क्या करने का सोचा है? अब तो तुम्हें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। फिलहाल तो सोने के अलावा कोई दूसरा ख्याल आकर ही नहीं दे रहा। उसने मुंह के आगे हाथ रखते हुए जमाई रोकने की अदाकारी की और फिर शेल्फ से उतर गई। इसलिए अल्लाह हाफिज। बंदा वैसे ही मना कर दे, नहीं बताना, यूं जलील करने से तो अच्छा ही है। हसन का मुंह बना था। हसन के शिकवा करने का अंदाज ऐसा था कि वो मुस्कुरा दी। अल्लाह हाफिज, उसने एक बार फिर से कहा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। रैबिया को अपने मामू के घर आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। हसन ने आज जो सवाल उससे किया था, वो सवाल ना जाने दिन में कितनी ही मर्तबा वो खुद से करती आ रही थी,
مگر پھر کوئی جواب نہ ڈھونڈ پانے پر وہ سوال پر ہی صبر کر لیتی تھی۔ اب بھی وہ نیچے حسن کو تو ٹال آئی تھی، مگر خود کی آواز کا کیا، جو اب شدت پکڑنے لگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ریبیہ، تم لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم ایک ایسی مسافر ہو جس کا ہمسفر کھو گیا ہے اور وہ بھٹکتے بھٹکتے اپنے گلشن سے صحرا میں آ پہنچی ہے۔ وہاں کے پاس ہی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ہو، کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو، منزل کی بابت پوچھتے ہیں، مگر ان کے سوالوں کے کیا ہی جواب دے۔ منزل سے آشنا تو اس کا ہمسفر ہی تھا، وہ جو اسے چھوڑ کر کہیں دور نکل گیا ہے۔ وہی تو اس کا محافظ تھا جس نے اندھیرے میں اس کی ذات کے گرد اپنے وجود سے روشنی کا حالہ بنائے رکھا تھا۔ وہی تو اس کا رہبر تھا جس کا ہاتھ تھامے وہ بس اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ سوچوں کی وادی میں روز اترتی تھی اور پھر وہ سب کہہ دیتی تھی جو وہ کبھی اس کے روبرو آنے پر نہیں کہہ پائی تھی۔ روز اس قسم کے اعتراف پر اس کی آنکھیں گریا کرنے لگتی تھیں۔ 1 سال پہلے سورج ڈھلتے ہی دن کو کھینچ لیا گیا تھا اور شام نے روشنی کو اچک لیا تھا۔ ہر سو اندھیرے کی آمد تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تھی وہ کسمس آئی اور بائیں ہاتھ سے آنکھ کو ملتے ہوئے دائیں ہاتھ سے سائیڈ میز پر پڑا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا۔ 7 بج چکے تھے۔ وہ اتنی دیر سوتی رہی تھی۔ اللہ، ریبیہ اتنی دیر بھی کوئی سوتا ہے؟ بابا بھی آنے والے ہوں گے۔ اپنے اوپر سے کمفرٹر کو ایک جانب پھینکتے ہوئے اس نے ہاتھ سے جمائی روکی اور پھر جلدی جلدی جوتا پاؤں میں پہنتی باہر نکل آئی۔ سکینہ باجی، کافی دے دیں یار۔ اس نے لاؤنج میں آتے ہی ٹی وی آن کر دیا۔ گھر کی خاموشی سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ جی چھوٹی دیدی، ابھی لائی۔ سکینہ نے بھی کچن سے باہر آنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہیں سے ہی جواب عنایت کر دیا تھا۔ ریبیہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی اور کرسی کو پیچھے کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ نیند کا خمار ابھی بھی آنکھوں میں برقرار تھا۔ یہ بتاؤ، بابا کی کال آئی؟ کچھ بتایا کب تک آ رہے ہیں وہ؟ جی بیوی جی، وہ تو کب کے آ چکے ہیں۔ اس نے کافی کا کپ ریبیہ کی جانب بڑھایا۔ واہ سکینہ، بڑی فاسٹ سروس ہے یار۔ ریبیہ کی تعریف کرنے پر وہ مسکرا دی، پھر جاتے جاتے گئی۔ او ہاں سچ، صدف بیگم بھی آئی ہوئی ہیں۔ ہاں، پھوپھو آئی ہیں؟ کب؟ اور مجھے کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ فوراً سے کرسی کو چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بی بی جی، وہ نا پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے بولا آپ سو رہی ہیں تو آپ کو جگا دیتی ہوں، مگر انہوں نے کہا رہنے دو، آپ کو آرام کرنے دوں۔ سکینہ اس کے پاس کھڑی چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے اسے آگاہ کر رہی تھی۔ ریبیہ اس کی بات سن کر اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارحان کدھر ہو؟ اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں۔ ماما کب سے کال کر رہی ہیں یار؟ رباب کار کا دروازہ کھولتے ہی بنا سانس لیے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ ہاں، وہ جو میں نے فاسٹ اینڈ فیوریس کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا نا، وہ ابھی آیا نہیں ہے۔ اس نے بھی جلدی بھونتے ہی جواب دیا تھا۔ پہلے ہی وہ اسپیڈ کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا پہنچا تھا اور گلے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ویسے یہ ماما نے اتنی اچانک بلایا کیوں ہے؟ میں میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ تجسس سے بولا۔ پتا نہیں بھائی، میں نے ریبی کو بھی میسج کیا مگر اس کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ پاک سب ٹھیک رکھے۔ تم تو رہنے دو، تم سے جب بھی سچ پوچھو کوئی منحوس خبر ہی دیتی ہوں، اس پر معاف ہی رکھو۔ ارحان نے اسے کسی بھی قسم کی پیشن گوئی سے روک دیا۔ اس نے بھی ارحان کے کہنے پر زبان تو بند کر لی، بات روکنا ممکن نہیں تھا اور اگلے ہی لمحے مکہ جڑ کر اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ صدف بیگم کا سنتے ہی اس کی ساری نیند چھو منتر ہو گئی تھی۔ موڈ بھی یکدم فریش ہو گیا تھا۔ وہ قدرے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی، مگر اندر آتے ہی اس کا استقبال کچھ خاص خوشگوار تاثرات سے نہیں کیا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ دونوں اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بابا، وہ اپنے بابا کی جانب بڑھی۔ ماما سب ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے؟ خان اور لاریب بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ریبیہ نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ رباب نے صدف بیگم کی جانب اشارہ کر دیا۔ رباب، تم ذرا باہر جاؤ، اور ارحان تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ صدف صاحبہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ارحان نے پہلے ریبیہ اور پھر لاریب کو دیکھا جو حیرانی سے اسے ہی گھور رہی تھیں۔ بدلے میں وہ انہیں ان سے زیادہ حیرانی میں گھور کر صدف صاحبہ کے پیچھے چل دیا۔ بابا کیا ہوا ہے؟ پپو کو ایسی کیا بات کرنی ہے؟ پہلے تو کبھی انہوں نے یوں الگ ہو کر بات نہیں کی۔ کمرے میں صرف کریم صاحب اور وہ خود ہی رہ گئی تھی۔ اسے ایک دم سے کئی خدشات نے آن گھیرا تھا۔ بابا سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ چند ثانیے وہ خاموش اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ ان کے جواب نہ دینے پر وہ ایک بار پھر سے خود ہی سے بولی۔ بابا پلیز کچھ تو بولیں، آپ کا یوں خاموش رہنا مجھے سٹریس دے رہا ہے۔ ریبی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری معصوم پریوں جیسی بیٹی، میری آخری محبت کی نشانی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
मेरी रानी अपने बाबा पर भरोसा करती है ना? करीम साहब ने प्यार से मगर बेबसी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी बाबा, क्यों नहीं करूंगी, आप पर खुद से ज्यादा एतमाद है। उसने भी अपने बाप का मान रखने में एक सेकंड की देर नहीं की। तो मेरे बेटे, मैंने और आपकी फूफो ने आपके और अरहान के निकाह का फैसला किया है आज ही। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं अपने बेटे के लिए ये फैसला लेने का हक तो रखता ही हूँ ना? वो उरैबिया की आंखों में बड़ी आस लिए देख रहे थे। लहजा इल्तिजाई था। वो चंद पल के लिए कुछ बोल ही ना पाई। बम ही था जो इतनी सहूलत से उसके सर पर फोड़ा गया था। बोलो मेरा बेटा, मानेंगी नहीं बाबा की बात? उसने इस बात में सर हिला दिया। जुबान हर किस्म की हरकत से आ रही थी। खुश दिली से उन्होंने एक और जमानत चाही। कोई और होता तो पूछता, अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला किसी और की मंशा पर लेने में कैसी खुश दिली। मगर यहाँ उरैबिया थी, जिसने जिंदगी में कभी ना कहना सीखा ही नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से सर हिला दिया। करीम साहब ने बड़े प्यार से, शफकत से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए सर का बोसा लिया था। अरहान सदफ साहिबा के पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था। वो खामोश नहीं, शायद इसको घेरने के लिए मंसूबा तरतीब दे रही थी। यार माँ, इतना सस्पेंस, अब बता भी दें क्या हुआ है। अरहान, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए उरैबिया पसंद है, और तुमने कहा था कि हम वक्त आने पर बात करेंगे। सदफ साहिबा ने उसकी तरफ देखते हुए उसे याद दिलाया। जी मुझे याद है, मगर इस वक्त वो बात कहाँ से आ गई? वो हैरान हुआ। जब सही वक्त आ गया तो वो बात भी याद आ गई। मैंने तुम्हारे और रबिया के निकाह का फैसला किया है, वो भी अभी। उम्मीद है तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगे। सदफ साहिबा ने आखिर पर अपने बेटे के लिए एक जज्बाती जुमला बोलना जरूरी समझा था। कुछ लम्हे तो वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी माँ ने क्या कहा है और उसे उसका क्या जवाब देना है। आया इस होनी को रोकना है या जिंदगी के रहमो करम पर सब छोड़कर तजस्सुस की लहरों में तैरते जाना है? वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा। मामा, उसने गर्दन सीधी करते हुए अपनी माँ की जानिब देखा। निकाह? उरैबिया? मैं? वो क्या बोल रहा था? मेरा मतलब मैं और उरैबिया? हाँ, निकाह तुम्हारा और उरैबिया का। काजी साहब बस आते ही होंगे। सदफ साहिबा उसकी कैफियत को समझ सकती थी, मगर इस वक्त उसके साथ हमदर्दी दिखाना मतलब उसको ना करने का मौका देना था, जो वो नहीं चाहती थी। अरहान के सामने हल्का पड़कर वो उसे इनकार का मौका नहीं देना चाहती थी। ये काजी साहब को दावतनामा भेज देने के बाद कौन सा पूछना होता है? वो अरहान था जिसकी जुबान मौका महल देखने के ताबे नहीं थी। यही समझ लो कि मैं बता रही हूँ। काजी के सामने कबूल है तो तुम ही बोलोगे ना? उन्होंने प्यार से उसके गाल को थपथपाया। चले, मैं तो आपकी मान ही जाऊंगा। खैर, मानना क्या, जबरदस्ती मनवा ही लेंगी मुझसे। मगर क्या उससे पूछा है जिसे आप मेरे साथ बांधना चाह रही हैं? और क्या वो भी मान गई है? उसके दिमाग में ढेरों सवाल आए थे, मगर सामने खड़ी औरत जो उसकी वालिदा माजिदा के मर्तबे पर फाइज थी, वो उस एक सवाल का ही जवाब दे देती तो बड़ी बात थी। उसने जमीन आसमान एक कर देना है, अगर अभी नहीं तो निकाह के बाद। आपको पता है ना वो कितना चिढ़ती है मुझसे? अपनी माँ को खामोश देखकर उसने एक बार फिर से कहा। वो इसलिए क्योंकि तुम उसे चिढ़ाते हो। अगर तुम उसे चिढ़ाओगे नहीं तो वो पागल है जो बिला वजह चिढ़ेगी। तो क्या मैं पागल हूँ जो बिला वजह उसे चिढ़ाता है? वो नाराज हुआ था। चिढ़ाए तो बिला वजह ही जाता है साहबजादे। अब तुम पागल हो या नहीं ये तुम और तुम्हारी मनकूहा बाद में तय कर लेना। आपने उससे बात की है? वो मान गई है? जाहिर बात है उससे भी पूछेंगे। करीम ने उससे बात करनी थी, बल्कि मुझे लगता है वो अब तक बात कर चुका होगा, कहकर वो कमरे से निकल आई। वो भी उनके पीछे आया था। ठीक है, पहले उससे बात करें। अगर वो रजामंद है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। सदर बेगम ने उसे यूं देखा कि बेटा तुमसे पूछ लिया है, इसी पर शुक्र करो। तुम मजीद चौड़े हो गए हो। वो मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, वो अपने बाप के फैसले पर ना नहीं करेगी। सीधा सीधा कहें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। उन्होंने आगे बढ़कर उसके गाल को सहलाया। मेरा प्यारा बेटा, मतलब तुम मान गए हो? इसके अलावा आपने मुझे कोई ऑप्शन दिया है? सदर साहिबा बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां से चली गईं।